देखिए, कल हम पढ़ चुके हैं ये प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो जरा आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि कल हम डिफाइन कर चुके थे कि एक खास तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें दो चीजें होती हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो उसमें होता है फ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। और जो फ्यूज होते हैं गैमीट एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस जरूरी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। एक तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, दूसरा उनका फ्यूजन होता है। तो चाहे हम प्लांट्स के अंदर पढ़ें चाहे एनिमल्स के अंदर पढ़ें, ये दोनों चीजें आपको जरूर मिलेंगी। ये दोनों चीजें आपको जरूर मिलेंगी। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे और देखते हैं। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई शो दैट though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। कहने का मतलब, चाहे एल्गी हो, फंजाई हो, चाहे कोई ही सा ही ऑर्गेनिज्म हो, वो सब उनकी लाइफ साइकिल डिफर हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स डिफर हो सकती हैं, लेकिन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस समय वो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। सिमिलर पैटर्न का मतलब दे हैव टू प्रोड्यूस गैमीट्स एंड दे शुड हैव फर्टिलाइजेशन। ये दोनों चीजें उनमें जरूर होंगी, ठीक है। तो अब उनके अंदर कुछ चीजें जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती हैं वो देखते हैं। जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर दो तरीके की फेजेस आती हैं, जुविनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। और जुविनाइल फेज को, जो कि एक तरीके से जनरली टर्म यूज होता है प्लांट्स के अंदर, उसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। वैसे फेजेस तीन होती हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ जो तीनों फेजेस होती हैं। देखिए, एक तो है जुविनाइल, जुविनाइल फेज है, ठीक है। दूसरी फेज है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी जो फेज है वो सेनेसेंस फेज। अब इनके अंदर, तीनों के अंदर आप अंतर समझिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो रिप्रोडक्शन करता है, एक एक स्टेज ऐसी आती है जब वो रिप्रोडक्शन करता है, उस रिप्रोडक्टिव, उस फेज को, उस स्टेज को क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले वो इमेच्योर होता है, वो जुविनाइल फेज होती है। और रिप्रोडक्टिव फेज एंड होने के बाद जो स्टेज आती है, जो फेज आती है, वो सेनेसेंस, जिसको हम बुढ़ापा बोलते हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। तो जुविनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस। तो जुविनाइल फेज जैसे ही एंड होती है रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही एंड होती है वो सेनेसेंस फेज शुरू हो जाती है, और लास्ट में डेथ होती है। पहले बर्थ, फिर जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंस और फिर नेचुरल डेथ। ये चलता है एक तरीके से। तो फेजेस जो तीन होती हैं बर्थ और रिप्रोडक्शन के बीच की, क्या है, जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल और सेनेसेंस के बीच की क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब यही चीजें इसके अंदर बताई हुई है। अब ये अलग अलग प्लांट के अंदर, अब थोड़ा सा पहले प्लांट का हम डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग प्लांट्स के अंदर, अलग अलग एनिमल्स के अंदर ये अलग अलग तरीके का हो सकता है कि वो कब फ्लावरिंग करते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज, कुछ प्लांट्स जो है वो एनुअल होते हैं, यानी एक वर्ष में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एक वर्ष में ही उनमें जुवेनाइल फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, सेनेसेंस आती है और अल्टीमेटली नेचुरल डेथ हो जाती है।
और कुछ प्लांट्स रहते हैं जिसको बाइनियल बोलते हैं, जो कि 2 सालों में कंप्लीट करते हैं, तो उनमें जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस का अलग टाइम पीरियड होता है। इसी तरीके से पेरिनियल भी होते हैं, जो कि बहुत सालों तक जो है वो पेड़ जो है वो जिंदा रहते हैं, तो वो पेरिनियल होते हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी चीज एक यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है मैं जरा हाईलाइट करता हूँ। ये ऑब्जर्व इन फ्यू ट्रीज, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ तो आपको ठीक दिखेगा। ऑब्जर्व इन फ्यू ट्रीज, do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like, ये सारा सारा आ रहा है कि आप क्यों नहीं सोचते हैं कि जो मैंगो है, एप्पल है, जैक फ्रूट है, ये जो है वो सारे साल हमें क्यों नहीं मिलते हैं? ठीक है, तो ये सारे साल हमें क्यों नहीं मिलते हैं? कारण क्या है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज है, जुवेनाइल फेज है, उनके ऊपर ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज पर ये डिपेंड करते हैं। अब देखिए, आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग? आप ये देखेंगे कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो सारी साल ही फ्लावरिंग में चलते रहते हैं, और कुछ प्लांट्स जो है वो उनमें सीजनल फ्लावरिंग होती है। प्लांट्स दे एनुअल एंड बाइनियल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस। अगर आप ऐसे प्लांट्स जो कि एनुअल है, यानी एक वर्ष में कंप्लीट करने वाले हैं अपना लाइफ साइकिल, दूसरे बाइनियल है जो कि 2 सालों में कंप्लीट करते हैं, तो उनके अंदर क्लियर कट दिखता है कि ये वेजिटेटिव स्टेज है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है और ये सेनेसेंट फेज है, ये क्लियर दिखता है। बट इन पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। अब जो पेरिनियल स्पीसीज हैं उनके अंदर थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, उनको बहुत क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पीपल है, पीपल के पेड़ में कब फ्लावर आएंगे, कब फ्रूट्स लगेंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक और एग्जांपल्स दिए हैं बड़े मतलब जो कि शानदार हैं, आप देख पाएंगे उसको। A few plants exhibit usual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. कुछ एक प्लांट्स तो है जो साल के अंदर, चलो ठीक है, इस समय उनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लेकिन कई प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि बेम्बू स्पीसीज है। Generally, after 50 to 100 years, produce large number of flowers and die. ये बेम्बू स्पीसीज के अंदर बताया, जो बांस है, बांस के जो पेड़ होते हैं, वो 50 से 100 सालों के अंदर एक ही बार बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो फ्लावर एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो मर जाते हैं। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी है। ये जो प्लांट्स हैं ये कर्नाटका साइड उधर मिलते हैं, और ये 12 सालों में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। As many of you would know, the plant flowered during September October 2006। 2006 ये किताब थोड़ी पुरानी है तो इसलिए 2006 का इसमें एग्जांपल है। तो 2006 जो है उसके अंदर फ्लावरिंग की थी, तो मास फ्लावरिंग के कारण वो जो हिली ट्रैक्स थे उनके अंदर जो पहाड़ी रास्ते थे, उन पहाड़ियों पर ये खूब पाया जाता है प्लांट, तो पूरे ना मतलब ब्लू से कलर के दिखाई देने लगे थे कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर। ये देखिए, ये कर्नाटक एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस, यानी पहाड़ पूरी तरीके से नीले रंग के दिखाई देने लगे थे, क्योंकि वो टाइम उनका जैसे 12 साल बाद आता है, तो अक्टूबर 2006 में वो टाइम आया था, तो उस टाइम जो फ्लावरिंग हुई तो उन्होंने मतलब टूरिस्ट काफी अट्रैक्ट हुए थे वहां पर। In animals, the juvenile phase of the followed by morphological and physiological change prior to the active reproductive behavior. The reproductive phase is also variable duration in different organisms. अब अगर हम एनिमल्स के अंदर देखें तो जुवेनाइल एंड रिप्रोडक्टिव फेजेस के अंदर आपको काफी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं।
आप अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर ही देखो, जो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर मेल एंड फीमेल्स आते हैं, जैसे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनके अंदर डेवलप होते हैं, मेल्स के अंदर दाढ़ी मूंछ आना, फीमेल्स की आवाज का पतला होना, ये सब भी है। ठीक है, तो ये कुछ आप देखोगे। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल through the year or it is seasonal phenomena? What about their animals like frog and lizards? You will notice that bird living in nature lay egg only seasonally. अगर आप बर्ड्स के बारे में अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि जो बर्ड्स नेचर में रहते हैं, सामान्य प्रकृति में रहते हैं, तो उनका एक सीजन आता है, उसी सीजन में वो एग देते हैं। और एक आगे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। जो कैप्टिविटी हम रखते हैं, मतलब जैसे पोल्ट्री फार्म है और है, वहां पर जो मुर्गियां रखते हैं एग देने के लिए, वो सारे साल अंडे देती हैं, कारण कि उनका फीडिंग कुछ इस तरीके का होता है कि जिससे वो इंड्यूस होती है एग देने के लिए। ठीक है, इन केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इस केस के अंदर अगर आप देखो तो ये रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है पोल्ट्री फार्म, वो हम हमारे फायदे के लिए उनको इंड्यूस कर रहे हैं एग देने के लिए। The females of placental animal exhibit cyclical changes in the activities of ovary and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase in non-primate mammals। अब देखिए, अगर हम देखें मेमल्स के अंदर खास तौर से, तो उनके अंदर जो है वो एक साइक्लिक चेंज होता है। अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो उनके अंदर फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन जो नॉन प्राइमेट मेमल्स हैं, जैसे काऊ है, शीप है, रेट है, डियर है, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, इनके अंदर जो होता है वो ओएस्ट्रस साइकिल होता है। इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर ज्यादा डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये सब उसके अंदर आएंगे। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase। देखिए, ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपने फेवरेबल सीजन के हिसाब से उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आती है। तो ये कुछ जनरल सी चीजें हैं, आप इनको पढ़ लेना, कोई ज्यादा विशेष चीजें नहीं है इसमें। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट्स आते हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पूरी तरीके से पढ़ें तो इवेंट्स आपको पढ़ने जरूरी हैं। उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, जैसे 2 तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्री फर्टिल, हाँ देखिए सारे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये पहला लिखा हुआ है, मैंने इसको पहले, देखिए ये पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का। ये दूसरा इवेंट है, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन है। और ये तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर आप ध्यान दो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही देखो, जैसे गैमीट्स का बनना और ये सब क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज है। फर्टिलाइजेशन कहाँ है, जहां पर फर्टिलाइज होता है, स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होता है, वो फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आ गए। अगर आप प्लांट्स में भी देखोगे तो प्लांट में भी देखिए पोलन ग्रेन का बनना और ओवरी के अंदर एग का बनना, ये सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन है। इवन पोलिनेशन भी प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ, जब पोलन ट्यूब अंदर पहुंच जाती है और वहां जाके मेल गैमीट को छोड़ देती है और फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन है। और उसके बाद कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। अब हम पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखिए, यहाँ लिखा है दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के फ्यूजन से पहले के जो है वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जिसको हम गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। गैमीटोजेनेसिस गैमीट का बनना, स्पर्म का बनना, पोलन ग्रेन्स का बनना और गैमीट का ट्रांसफर होना, ये सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। अब हम गैमीटोजेनेसिस देखेंगे। एज यू ऑलरेडी अवेयर, गैमीटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट। आपको पता है गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल। यहाँ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को मैं समझाना
चाहूंगा आपको, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर देखो, अगर उसमें क्रोमोसोम की संख्या को हम देखें तो वो कितने हैं, 46, ये 46 है, ठीक है। और जब गैमीट्स बनते हैं उनके अंदर, अगर मेल है तो स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म के अंदर ये कितने होंगे, 23। और अगर फीमेल है तो एग बनेगा, उनके अंदर कितने होंगे, 23। यानी अब इसके आधे होते हैं ना, ये तो डिप्लॉयड कंडीशन है, स्पर्म के अंदर आधे होते हैं, एग के अंदर भी आधे होते हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन है। जब क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होते हैं तो वो हैप्लॉइड कंडीशन है। और गैमीट्स में आप याद रखें, चाहे स्पर्म हो, एग हो, और इधर अगर हम माइक्रो मैक्रो गैमीट्स की एल्गी के अंदर इनकी बात करें तो उनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होते हैं। अब कुछ गैमीट्स के बारे में बताया हुआ है, यहाँ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बताया हुआ है। यहाँ एक जनरल सा टर्म आता है होमोगैमीट एंड हेटेरोगैमीट, आइसोगैमीट भी कहते हैं होमोगैमीट को। आइसो का मतलब होता है एक जैसा। अगर एल्गी की बात करें तो उनके अंदर जैसे मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं वो एक जैसे होते हैं। अगर इसमें से ये मान लें कि ये मेल गैमीट है और ये मान लें कि ये फीमेल गैमीट है, देखिए इन दोनों के अंदर आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये दोनों गैमीट एक जैसे हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया हमने, आइसोगैमीट। और दूसरा हम देख रहे हैं हेटेरोगैमीट्स। हेटेरो का मतलब अलग अलग। यहाँ सी जो डायग्राम बना है, ये इसमें देखिए ये क्या है, ये स्पर्म्स है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये स्पर्म है और ये जो है ये एग है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं ना, इसीलिए ये हेटेरो यानी भिन्न है, हेटेरोगैमीट्स है, ठीक है। और ये जो बी बताया हुआ है ये प्लांट के अंदर बताया, जैसे फ्यूकस के अंदर क्या है, ये मेल गैमीट है और ये बड़े वाला फीमेल गैमीट है, जो कि शेप में स्ट्रक्चर में अलग अलग है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हेटेरोगैमीट। तो गैमीट्स के अंदर आप ध्यान रखिए दो टाइप के मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से कितने मेल खाते हैं इस पर डिपेंड करता है कि वो होमोगैमीट है कि हेटेरोगैमीट है। अगर वो एक दूसरे से कंप्लीटली मिलते जुलते हैं तो वो होमोगैमीट है, जैसे कि हम डायग्राम ए के अंदर देख रहे हैं। और अगर वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे बी एंड सी के अंदर, बी प्लांट्स के अंदर फ्यूकस है और सी जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर है, तो उनको हम हेटेरोगैमीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होमो एंड हेटेरोगैमीट्स हो गए। इसके बाद जो इसी को ही जरा बताया हुआ है। अब जो हेटेरोगैमीट्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं। देखिए होमोगैमीट्स कोई हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको होमोगैमीट या आइसोगैमीट बोलते हैं, ब्रैकेट में आइसोगैमीट लिखा है। इसके बाद देखिए ये हेटेरोगैमीट है। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जैसे मेल गैमीट्स हैं, अगर आप देखोगे जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है एंथेरोजोइड बोलते हैं मेल गैमीट को, ठीक है। और स्पर्म बोलते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। कुछ प्लांट्स के अंदर स्पर्म भी आपको एग्जाम्पल के रूप में मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ जब जैसे अगर आप पढ़ोगे ब्रायोफाइट्स वगैरह तो उनके अंदर एंथेरोजोइड ही मिलेगा, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स इनके अंदर। अच्छा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gamete from two different individuals। अब देखिए यहाँ आपको मैं एक छोटी सी चीज स्पष्ट करूंगा। कल भी हमने जैसा कि डेफिनेशन के अंदर देखा था, ये हमने यहाँ एक छोटे से नोट्स भी बनाए हुए थे, इन नोट्स के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दो तरीके के रिप्रोडक्शन हमने देखे थे, यहाँ देखिए, when two parents participate in the reproduction process also involves the fusion of the male and female gamete is called sexual reproduction। यहाँ देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी है, देखिए ये sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gamete from two different individuals। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, जनरली। जनरली का मतलब क्या होता है, सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन पक्का नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जो आप पढ़ के आए हो पिछली साल। जैसे अगर आप कैंचुए का एग्जांपल देखो, अर्थवर्म को, फेरिटीमा पोस्टमा जो है, उसके अंदर जो है
मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स, आपको कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फेसियोला हिपेटिका है और टीनिया सोलियम है, इनके अंदर भी ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इनको क्या कहते हैं अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास 11th यू कैन आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। देखिए अब यहाँ ये आपके लिए एकदम क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप क्लास 11th की क्लास को की स्टडी को याद करें, तो क्या आप वो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकते हो जिनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन था। प्लांट्स के अंदर तो ये था ही, ये इजी है, लेकिन एनिमल्स के अंदर भी था, जैसे कुछ जैसे फेसियोला वगैरह उनके अंदर ये होता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये प्लांट्स के अंदर है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल और ऑन डिफरेंट प्लांट्स यूनिसेक्सुअल। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा चीजें। देखिए फ्लावर आपने देखे हैं, फ्लावर के अंदर आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, ये है एंथर और दूसरा जो है ये है ओवरी। दो चीजें, ये तो हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और ये हो गई मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर ऐसा फ्लावर है, आप प्लांट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो नाम है वो फ्लावर्स के लिए होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, अगर फ्लावर के अंदर एंथर जो कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है वो है, उधर ओवरी है जो कि एग प्रोड्यूस कर रही है, वो दोनों है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, और अगर फ्लावर में एक ही है, एक फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर केवल एंथर है, दूसरा फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर केवल और केवल ओवरी है, तो इसको मेल फ्लावर कहेंगे और इसको फीमेल फ्लावर कहेंगे। और इन दोनों फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ये आप विशेष ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा जो आता है मोनोइसियस एंड डायोइसियस। इस किताब के अंदर ये जो कुछ पंक्तियां हैं इनके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं उसका आप विशेष ध्यान रखना। मोनोइसियस उसका मतलब है कि एक प्लांट है, एक ही प्लांट है। मोनो का मतलब एक, मोनोइसियस दोनों सेक्सेस को धारण किए हुए, तो वो मोनोइसियस है। ठीक है, और डायोइसियस जो दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं। अब आपने पपीते के बारे में सुना होगा, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है, तो वो डायोइसियस है। इसी तरीके से खजूर के प्लांट है वो भी डायोइसियस है। अब देखिए जहां पर डायोइसियस है, ध्यान दें सभी, जहां पर डायोइसियस है वहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्लांट के ऊपर मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो जहां डायोइसियस कंडीशन है वहां फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, और प्लांट मोनोइसियस है यानी दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट के ऊपर है, तो वो क्या है, जो है मोनोइसियस है। जैसे सामान्यतः कई बहुत सारे ज्यादातर प्लांट्स जो है मोनोइसियस ही है, लेकिन कुछ प्लांट जैसे कुकुरबिट्स है, कुकुरबिट्स की टहनी में आप देखोगे ना, तो ऊपर की तरफ तो जो है वो मेल फ्लावर लगे होते हैं, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स लगे होते हैं, यानी फ्लावर तो भाई यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं लेकिन एक ही प्लांट में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दोबारा समझिए, अगर एक ही प्लांट में दोनों प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो वो है मोनोइसियस। अगर दो अलग अलग प्लांट्स पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं तो वो है डायोइसियस। अब देखिए जरा, कुछ फंजाई और प्लांट्स के अंदर होमोथेलिक एंड मोनोइसियस होते हैं टू डिनोट दी बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेटेरोथेलिक। यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो आप ये मान के चलिए जो बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल जो है वो फ्लावर के लिए है और मोनोइसियस डायोइसियस पूरे प्लांट के लिए है। ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर केवल मेल, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है ध्यान देना, जिनके अंदर केवल एंथर पाए जाते हैं उनको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं क्योंकि उनमें केवल स्टेमन्स होते हैं। और दूसरे जो है फीमेल फ्लावर्स जिनके अंदर केवल ओवरी होती है उनको पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। अब ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद जो एनिमल्स के अंदर जो चीज आएगी उस चीज को समझिए। यहाँ जो मैं आपको बता रहा था अर्थवर्म वाली,
देखिए अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, typical examples of bisexual animals that possess the both male and female reproductive organs are hermaphrodites। अच्छा ये ध्यान रखिए, hermaphrodite जो टर्म है ये एक तरीके से ऐसे एनिमल्स के लिए आता है, ध्यान दीजिए, hermaphrodite ऐसे एनिमल्स के लिए आता है जिनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर होते हैं। जैसे कि अर्थवर्म के अंदर, केंचुए के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही एनिमल के अंदर है, तो वो क्या कहलाएंगे, हर्माफ्रोडाइट कहलाएंगे। इसी तरीके से टेपवर्म है, लीच है, ये सारे के सारे क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, ये हर्माफ्रोडाइट है। और दूसरी तरफ अगर देखें, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें, मेल एंड फीमेल अलग अलग है, तो वो क्या हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ठीक है, वहां पर मेल एंड फीमेल की कंडीशन आ जाती है। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, आप ध्यान रखें, हर्माफ्रोडाइट उन एनिमल्स के लिए जहां मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, अब यहाँ हमेशा ही एक चीज ध्यान रखनी है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो सेल डिवीजन कैसा होता है, मियोसिस होता है। इसका दूसरा नाम है रिडक्शन डिवीजन, और रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर डिप्लॉइड कंडीशन 2n से n हो जाते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड, वहां पर हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो देखिए, पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो सकते हैं, ये खैर आगे की कंडीशन है, आप डिप्लॉइड मानिए उसे। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन, अगर पेरेंट हैप्लॉइड ही है, कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर होते हैं जैसे एल्गी है, अगर वो हैप्लॉइड ही है तो उसके अंदर सामान्य माइटोसिस होगी, क्योंकि पेरेंट ही जब एन है तो एन से जो गैमीट बनेंगे एन ही बनने हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत नहीं है, वहां केवल क्या होंगे, माइटोसिस होगी। और अगर पेरेंट 2n है तो फिर उसके अंदर मियोसिस होगी, ठीक है। तो ये क्लास 11 के एग्जांपल्स को याद करने के लिए आपको बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। तो मोनेरा के हैं, फंजाई के हैं, एल्गी हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर क्या है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, द मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है। इसलिए इस तरह के एनिमल्स के अंदर जब गैमीट बनेंगे तो उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, या रिडक्शन डिवीजन जिसे बोलते हैं वह होगा। तो इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, अगर डिप्लॉइड बॉडी होती है, यहाँ दो चीज देखिए, या तो पेरेंट की बॉडी डिप्लॉइड होगी या हैप्लॉइड होगी। अगर पेरेंट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है, 2n है, और उसे n प्रोड्यूस करना है तो मियोसिस होगा। अगर पेरेंट बॉडी n है और उसे n ही प्रोड्यूस करना है तो वहां पर माइटोसिस होगा। ये दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान से नोट करनी है। अब कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं, यहाँ देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, पहला जो ये एग्जांपल है ये अर्थवर्म का एग्जांपल है। यहाँ पर जो आप मेल एंड फीमेल दोनों तरीके के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स आप देख पा रहे हैं, देखिए ये ओवरी है, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और टेस्टिस है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा एनिमल जिसके अंदर एक में ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएं वो क्या कहलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ तिल चट्टे का बताया हुआ है, एक तरफ मेल है, दूसरा फीमेल है। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा ये फीमेल है, ये फीमेल का जो है इतना इंटरनल पोर्शन यहाँ का जो है आपको यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर केवल ओवरी है। और अगर इसके विपरीत अगर आप देखो मेल के अंदर, यहाँ इतना इंटरनल पोर्शन इसका यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो यहाँ केवल टेस्टिस है, यानी ये मेल है और वो फीमेल है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ठीक है। अब एनिमल्स के अंदर देखिए, दोनों तरीके प्लांट्स हैं उनके अंदर देखिए, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और दूसरा जो है मेल सेक्स ऑर्गन है, जैसा कि कारा के अंदर पाया जाता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये एक ही प्लांट के अंदर है, तो प्लांट ये कैसा है, ये प्लांट हो जाएगा मोनोइसियस। इधर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ जो ब्रायोफाइट का एक एग्जांपल बताया हुआ है, यहाँ फीमेल थैलस और मेल थैलस है, यहाँ आर्चिगोनियोफोर है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें है, दूसरे में एंथ्रेडियोफोर है। यहाँ पर दोनों जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग प्लांट बॉडी पे हो रहे हैं, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, डायोइसियस। इधर यहाँ देखिए, ये एक जनरल फ्लावर बताया हुआ है, इस फ्लावर के अंदर स्टेमन एंड कार्पल दोनों है, तो इसलिए ये फ्लावर क्या कहलाएगा, बाई सेक्सुअल। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो इसके बारे में सारा कुछ ये लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, आपको कोई समस्या हो तो।